in the direction of motion of the object, such force create positive impulse which increase the momentum of object। अगर फोर्स लगाई जाए उसी डायरेक्शन में जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऐसा फोर्स जो है वो कैसा इंपल्स क्रिएट करता है, पॉजिटिव, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी का वाइस वर्सा कर दें, इफ फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन of motion of the object, such force create negative impulse which decrease the momentum of the object। अगर फोर्स लगाई जाए अपोजिट डायरेक्शन के, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस केस के अंदर ऐसा फोर्स जो है वो नेगेटिव इंपल्स क्रिएट करता है, और नेगेटिव इंपल्स क्रिएट होने से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में इंपल्स क्रिएट करता है, और इंपल्स पॉजिटिव भी होता है, इंपल्स नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इंपल्स मोमेंटम बढ़ा देता है, और नेगेटिव इंपल्स जो है वो आपके मोमेंटम को कम कर देता है। आप जैसे बहुत किसी गेम में बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो, और एकदम से अंदर आके आपका कोच जो है वो आपको और ज्यादा मोटिवेट करे, आपको कहे कि यू आर डूइंग वंडरफुल, तो इन दैट केस यू विल फील अ पॉजिटिव इम्पल्स, और आप फिर जो है वो अपनी पूरी पावर से जो है वो स्पोर्ट्स में या उस गेम में खेलते हैं। लेकिन लेट्स से इफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन अ स्पोर्ट एंड समबडी कम्स टू यू एंड टॉक नेगेटिव, ठीक है, talk negative about you that you are not doing well, you, so that basically person can create a negative impulse in your brain, and that can actually डिस्टर्ब योर परफॉर्मेंस। वो आपके मोमेंटम को, जो आपने पूरा गेम में बनाया हुआ होता है मोमेंटम, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, मोमेंटम का वर्ड बहुत जगह यूज होता है आपके पास, इवन हम क्रिकेट में बहुत मोमेंटम का यूज करते हैं। आवर टीम हैज ए विनिंग मोमेंटम नाउ एंड ही इज बेसिकली द टीम इज ऑन अ रोल विनिंग ऑल द गेम्स, तो मोमेंटम इस चीज से भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है सबको जी? एनीवन, एनी क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल करना है? जी मोइजा अलीजा, कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा जी, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है, तो आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? और न्यूटन का वैसे पहले फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, चल रहा है तो चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यानी बगैर फोर्स अप्लाई किए किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हो सकती, या सिंपल वर्ड्स में बगैर फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। अब चलते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ के ऊपर। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, ये कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअल क्या है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, मैं न्यूटन भी लिख देता हूं, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या कहता है? देखिए, मैं इसको लिखवाने से पहले मैं इसको आपको बताता हूं ये कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए जी, हम एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से एक बॉक्स की। ये बॉक्स चल रहा है 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। इस बॉक्स का मास 2 किलोग्राम है। मोइजा जरा मुझे बताइएगा इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इस बॉक्स का? 4, शाबाश, 4 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ। मुझे बताएं अफसार साहब के इस डायरेक्शन में फोर्स लगने से इसका मोमेंटम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी लेट से इसकी हो गई 5 मीटर्स पर सेकंड। मास में कोई चेंज नहीं आया। फातिमा मुझे बताइए फाइनल मोमेंटम कितना होगा? शाबाश, 10 हो गया। वेरी गुड। अच्छा जी, ये जो फोर्स लगी होगी ये फोर्स कुछ देर तक लगी होगी, ठीक है। अच्छा जी अलीजा, पहले तो आप मुझे बताइए कि कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा। जी अलीजा, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम है 10, इनिशियल मोमेंटम है 4। जी अलीजा, व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम। फातिमा, 1 नहीं होगा बेटा, 10 - 4 है ना, 6। वेरी गुड, 6 का फाइनल मोमेंटम, वो चेंज इन मोमेंटम होगा, सॉरी। चेंज इन मोमेंटम हुआ है 6 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। अच्छा अब ये बताओ, ये मोमेंटम चेंज करने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने फोर्स लगाई और एकदम से 10 हो गई। नो, आपने फोर्स कुछ देर तक लगाई होगी। मैं इसको और प्रैक्टिकली कहता हूँ, यहां से आपने फोर्स लगानी शुरू की और बी पॉइंट तक आप फोर्स लगाते रहे और इस दौरान में कुछ टाइम लगा। कितना टाइम लगा? मान लीजिए कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स का। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स का। 2 सेकंड में आपने इसका मोमेंटम 6 का चेंज किया है, 4 से 10 कर दिया है। पर सेकंड कितना मोमेंटम चेंज किया है? 2 सेकंड में अगर 6 हुआ है तो हर सेकंड में कितना चेंज हुआ होगा? एवरी सेकंड। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चेंज इन मोमेंटम में, बिल्कुल सही कह रहे हैं फातिमा, उसके लिए आप कर सकते हैं इस चेंज इन मोमेंटम को किससे डिवाइड कर दें? टाइम से। ठीक है, वैसा अगर हम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6 ÷ 2 विच इज इक्वल्स टू 3। और ये 3 क्या होगा? न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है फोर्स का। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स निकालनी है तो फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम को किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। ठीक है, अब सुने, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था हमने, छोड़ दे, अभी कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ सुने मेरी बात। चेंज इन वेलोसिटी हमने सुना था कि ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर हमने जब उस वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया था तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये क्वांटिटी कौन सी थी? व्हाट वाज दैट क्वांटिटी? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये कौन सी क्वांटिटी थी बच्चों? बताएं मुझे। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बताइए क्या नाम था इस क्वांटिटी का? एक्सेलरेशन। वेरी गुड, शाबाश, एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उर्दू में बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की जितनी भी वेलोसिटी चेंज हुई इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यहां पे है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में आप ऑब्जेक्ट का जितना भी मोमेंटम चेंज करोगे उसी को ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स माना जाएगा। आपने जो फोर्स लगाई उसने ऑब्जेक्ट में इंपल्स क्रिएट करके इसका मोमेंटम चेंज किया। कितना मोमेंटम पर सेकंड चेंज किया? 3 का। तो इसका मतलब है आपने कितनी फोर्स लगाई है? 3 न्यूटन। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे 10 का नहीं मोमेंटम चाहिए, मुझे तो एकदम से इसका मोमेंटम 100 का करना है, बहुत ज्यादा करना है, 2 सेकंड में 100 पे ले जाना है। अब मुझे बताओ,
2 सेकंड में 100 पे जाना है तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी या फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, बताओ। क्या हमें कम फोर्स रिक्वायर होगी या हमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी? जी, मोर फोर्स रिक्वायर होगी। आपने कहा जी मुझे तो 1 सेकंड में ऐसा कर देना है, 1000 मोमेंटम कर देना है, तो उतनी फोर्स लगाइए। सिंपल वर्ड्स में 1 सेकंड में आपने जितना भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है उतनी ही ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, लेकिन इसमें मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमागों में एक सवाल उठ रहा है, वो भी मैं भी आंसर कर रहा हूं, मुझे पता है वो क्या सवाल है। लेकिन मैं पहले न्यूटन के सेकंड लॉ की एक स्टेटमेंट लिखूं। स्टेटमेंट क्या है? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। हर एक सेकंड में जितना भी मोमेंटम ऑब्जेक्ट का चेंज होगा उसी को आप ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स मानेंगे। ठीक है। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। देखिए यहाँ पे, जब टाइम 0 था तो इसका मोमेंटम कितना था? 4। 1 सेकंड के बाद इसका मोमेंटम कितना बड़ा होगा? 3। और 4 + 3 कितना हो गया होगा? 7, क्योंकि आपने इस पे लगाई फोर्स। दूसरे ही सेकंड के अंदर इसका मोमेंटम 3 मजीद बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया? 7 + 3 = 10। हर सेकंड में, पर सेकंड में जितना भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है जी। तो ये बाय द वे आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब एक सवाल बच्चों के दिमागों में ये आया होगा कि सर हमने कुछ और न्यूटन्स के सेकंड लॉ की इक्वेशन पढ़ी है। किसी ने कोई और इक्वेशन पढ़ी है न्यूटन्स के सेकंड लॉ की? जी, आप लोगों ने कभी ये इक्वेशन देखी है? F = ma। बिल्कुल सही। तो ये कहां से आई है न्यूटन के सेकंड लॉ में? और आप तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं सर फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये F = ma कहां से आया है? तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं, ये F = ma आया कहां से, मैं आपको इसको बना के भी दिखाता हूं। एक्चुअल में ये आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ये उसका कंक्लूजन है। ये इसका कंक्लूजन है। मैं इस कंक्लूजन को अभी आपको ड्राइव करके दिखाता हूं कैसे ये कंक्लूजन बना है। ठीक है जी। पहले आप इसको कॉपी करें, कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछें। ये कंक्लूजन वाली बात मैं भी करता हूं कि F = ma आता कैसे है इससे। ठीक है ना जी। तो फोर्स का या न्यूटन्स के सेकंड लॉ का फॉर्मूला है फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है जी। ये फॉर्मूला है और अभी हम इससे एक कंक्लूजन ड्राइव करेंगे। फिर मुझे एक और कॉन्सेप्ट भी अभी आपको देना है। ठीक है। जब कॉपी हो जाए सबका तो बता दीजिएगा, मैं फिर आगे चलूंगा। अफसार, अलीजा, हो गया? ओके बेटा, कॉपी कर लो, कोई मसला नहीं है।
अच्छा जी, तो अब हम आते हैं कि ये एफ फिजिकल्स टू एम ए का कंक्लूजन किस तरीके से बना इसके ऊपर। अच्छा जी, इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये हमें मुइजा गाइड करेगी कुछ चीजों के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी मुइजा, इसी एग्जाम्पल को हम एक काम करते हैं जरा न्यूमेरिक वर्ड्स में लिखने की। सबसे पहले तो मुइजा मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, एग्रीड। ओके, ये बॉक्स जब यहाँ पे है तो लेट से इसकी इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी है u और इसका मास कितना है m। वैल्यूज नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यूज में नहीं गिवन, वेरिएबल m और u की टर्म में गिवन है। तो मुझे बताइएगा जरा कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम, mu, है ना। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu। एग्रीड एवरीवन, फातिमा, मुइजा, समझ आ रहा है ये। अच्छा, हमने इस पे फोर्स लगाई, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी के लिए बच्चों क्या सिंबल यूज किया जाता है, v का। इसका मास m है, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ठीक है। अच्छा जी, ये मोमेंटम चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा बच्चों। तो जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा, t का टाइम लगा। ठीक है, आगे देखिएगा। हमने कहा है जी फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैंने कहा है आपको फोर्स की इक्वेशन। यहाँ चेंज इन मोमेंटम जो होगा मोइजा, वो कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना बेटा। फाइनल मोमेंटम क्या है, m मल्टीप्लाई बाय v, है ना, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू यू। बच्चों मुझे एक बात बताओ, एम वी और एम यू, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। कोई चीज कॉमन है, एम कॉमन है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं एम को कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा एम ब्रैकेट वी माइनस यू, है ना। एग्रीड। फोर्स की ये इक्वेशन है। अगर मैं इसमें चेंज इन मोमेंटम की जगह एम वी माइनस यू लगाऊं तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन टी। ये जो चीज मैं लाया हूं ये किसकी जगह लाया हूं, डेल्टा पी की जगह। ये देखो यहां से लाया हूं, सही है। अच्छा जी, आगे देखिएगा। मुझे बताओ कि ये टर्म किसके बराबर है, ये v माइनस यू अपॉन टी, ये किसके बराबर है। हाँ भाई बच्चों, ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। ये देखो, तो अगर मैं v माइनस यू अपॉन टी की जगह a लगा दूं तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, f इज इक्वल टू एम ए। तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक्चुअल में बेसिक फॉर्मूला फोर्स का ये है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। लेकिन उसका एक कंक्लूजन भी है, और उसका कंक्लूजन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि फोर्स ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमेशा सेम डायरेक्शन में होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर होती है। फोर्स एंड डायरेक्शन आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली द कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक सेकंड में आपको जितना मोमेंटम ऑब्जेक्ट का चेंज करना है, एक सेकंड में आपने ज्यादा मोमेंटम चेंज करना है तो ज्यादा फोर्स लगाइए।
एक सेकंड में आपको कम मोमेंटम चेंज करना है तो कम फोर्स लगाइए, एक सेकंड में आप ऑब्जेक्ट का जितना मोमेंटम भी क्रिएट करना चाहते हैं उतनी आपको ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। सो दैट इज एक्चुअली न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज समझ में आई है सबको? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी क्वेश्चंस एनीवन? फोर्स का जो यूनिट होता है आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं फॉर्मली एक दफा लिख देता हूं। यूनिट ऑफ फोर्स ये होता है न्यूटन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और आप सब जानते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ। बच्चों यहां तक समझ में आया है? कोई सवाल करना है तो कर लो, नहीं तो मैं एक और कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने वाला हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो भी सुन लीजिए। ये कॉपी कर लें, बता दीजिएगा, फिर हम उस पर चलेंगे। जी डन एवरीवन? ओके। अच्छा भाई, चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं इम्पल्स। क्या इम्पल्स का कोई और फॉर्मूला हो सकता है? इज देयर एनी अदर फॉर्मूला फॉर इम्पल्स? गौर से देखिएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इस टाइम को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है? इम्पल्स होता है। तो आपके पास इम्पल्स के दो फॉर्मूले आ गए। इम्पल्स का एक फॉर्मूला होता है कि फाइनल मोमेंटम, पीएफ मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करें, आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। दूसरा फॉर्मूला इम्पल्स का क्या है? इम्पल्स का सेकंड फॉर्मूला है, अगर आप ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। दो फॉर्मूले होने की वजह से इम्पल्स के दो किस्म के यूनिट यूज किए जाते हैं। एक यूनिट मैंने क्या लिखा था? किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। लेकिन इम्पल्स का एक और यूनिट हो सकता है। मुझे एक बात बताइएगा बच्चों, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इम्पल्स का एक और यूनिट भी होता है, हम उसका यूनिट ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। द फोर्थ इम्पल्स हैज अनदर यूनिट विच इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड। इम्पल्स के दो यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड और दूसरा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। आपकी मर्जी है, आप जो लिखना चाहें। अगर कभी आपको पेपर में किसी जगह पे न्यूटन सेकंड लिखा हुआ मिल जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो किसके बारे में ही बात कर रहा है? इम्पल्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इम्पल्स के दो यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन एनीवन? अच्छा जी, अलीजा कॉपी हो गया बेटा? तो न्यूटन के दो लॉज हमने पढ़ लिए। इम्पल्स सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला इम्पल्स का नहीं समझ में आया अलीजा को? अलीजा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यहां तक समझ में आया है बेटा? अगर मैं इस टाइम को जो यहाँ डिवाइड में उधर ले जाऊं तो ये टाइम फोर्स से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स के।
या हम यूं भी लिख सकते हैं कि इम्पल्स किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये एक सेकंड इक्वेशन बन गई आपके पास इम्पल्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स गिवन हो और कितनी देर तक वो फोर्स लगा है, कितने टाइम तक वो फोर्स लगा हो, वो टाइम भी पता हो, तो आप फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके सिंपली उसके इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ इम्पल्स। आई होप अब क्लियर होगी, अगर अभी भी इशू है तो बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो न्यूटन का पहला लॉ सुनिएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है तो आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। पहला लॉ ये कह रहा है, इफ यू वांट टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट यू मस्ट अप्लाई फोर्स ऑन इट। दिस इज द फर्स्ट लॉ। हाउ मच मोमेंटम यू वांट्स टू चेंज ईच सेकंड, पर सेकंड, हाउ मच मोमेंटम चेंज पर सेकंड, दैट मच फोर्स यू नीड टू अप्लाई। दैट्स द न्यूटन सेकंड लॉ। आपको एक सेकंड में ऑब्जेक्ट का जितना मोमेंटम चेंज करना है आपको उस पर उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसके बाद न्यूटन का सबसे पावरफुल लॉ आता है जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। किसी को पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? एनीवन नो? बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। आई होप, मुझे पता है बहुत से लोगों को पता होगा, बताएं किसको पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ और क्या है वो। बिल्कुल सही है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यस। लेकिन जनाब, ये एक लाइन जो है इसमें इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपकी सोच है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन होगा। इसका मतलब है कि सिंगल फोर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फोर्स तो काम ही पेयर में करता है। अच्छा जी, पेयर में करता है, उस पेयर का नाम क्या है? तो उस पेयर को कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, यानी इसका साइज सेम होता है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। जिस टाइप का फोर्स होता है एक्शन का, उसी टाइप का फोर्स होता है रिएक्शन का। जितनी देर तक एक्शन का फोर्स काम करता रहता है उतनी देर तक रिएक्शन का फोर्स भी काम करता रहता है। इसमें कई कॉन्सेप्ट है इस लॉ में। ठीक है, इसको तो हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, मैंने तो सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक आखिरी लॉ के ऊपर जाएंगे जो न्यूटन का लॉ तो नहीं है, लेकिन वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है, तो उससे फिर हम उस फोर्थ, बेसिकली न्यूटन के लॉ पे नहीं लेकिन एक और लॉ पे जो आप चौथा लॉ है उस पे जाएंगे। न्यूटन का लॉ ही है, न्यूटन के तो थ्री लॉज है। ठीक है जी, आज की क्लास में किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा, आज की क्लास को ना एक दफा रिवाइज कीजिएगा बैठ के घर में। आज की क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो प्लीज इसको एक दफा बैठ के दोबारा से पढ़िएगा सारी चीजों को। कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि सर ये क्या लिखा था आपने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज इसको एक दफा रिपीट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक पास पेपर नहीं डिस्कस किया। अभी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर मैं पास पेपर्स के ऊपर आऊंगा। ठीक है ना? तो प्लीज इसको बहुत डिटेल से देखिएगा पूरी क्लास को दोबारा से, और उसके बाद फिर रेडी होके आइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।